हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस 8 को। मैं दोस्तों हम लोगों ने इतिहास का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है ईटीएम मन की तथा अस्थियां, जिसमें हम लोग कंप्लीट हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद फिर सेकंड चैप्टर राजा किसान और नगर, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम लोग मगध के बारे में, मौर्य वंश के बारे में, अशोक का धर्म के बारे में डिटेल्स में पढ़ा। और आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 3 जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। हम लोग पहले थ्योरी पढ़ेंगे, इससे क्या होगा, आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया ऑब्जेक्टिव या फिर मतलब कि एमसीक्यू या फिर सब्जेक्टिव में शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन, तो दोस्तों आप आराम से सोल्व कर पाएंगे। इसलिए हम लोग पहले थ्योरी को यानी कि पूरा चैप्टर को एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न पर पढ़ेंगे और यहाँ पर आपका चैप्टर 3 जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा, जाति मतलब जाति, जैसे आप लोग जानते हैं कास्ट, वर्ग मतलब क्लास, जैसे कि क्लास वर्ग, इसके बारे में लोग डिफिनेशन समझेंगे अच्छे से, बहुत मजे के साथ तीनों को डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए आरंभिक समाज, इसमें हम लोग लगभग इस चैप्टर में यानी कि टोटल 1200 साल के बारे में पढ़ने वाले हैं। लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक टोटल 1200 साल में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन सभी 1200 साल, ठीक है, तो क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है इस चैप्टर में आपका महाभारत। तो महाभारत उपमहाद्वीपीय के सबसे विशाल ग्रंथों में से एक है। इसकी रचना जो है वो 1000 वर्ष तक होती है। महाभारत की मुख्य कथा है दो परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण, ठीक है। तो महाभारत मतलब आपको समझ में आ गया मेनली क्या होता है भाई, दो परिवारों के बीच दो कथा है, दो परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण। तो दो परिवार के बीच जो युद्ध का चित्रण है वो महाभारत में दर्शाता है, ठीक है। इसको बनाने में इसकी रचना जो है वो 1000 वर्ष तक हुई थी। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे, 1000 वर्ष तक इसकी रचना हुई थी, ठीक है। अब देखिए महाभारत की विशेषताएं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी पॉइंट को आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, जिसको जिसको मैं नोट करने के लिए बोलूंगा उसको आप नोट करेंगे। देखिए सबसे पहले है महाभारत की विशेषताएं। इसमें विभिन्न सामाजिक समुदायों के व्यवहार का मानदंड तय है। यह भारत का प्रमुख काव्य ग्रंथ है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता थी। क्या थी? जय संहिता थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वीवीआई ऑब्जेक्टिव बन सकता है इसमें। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता थी। रचनाकार महर्षि वेद व्यास है। रचनाकार महर्षि वेद व्यास है। महाभारत को हिंदू धर्म का पंचम वेद माना गया, ठीक है। जैसे कि हम लोग 4 वेद जानते हैं, अर्थवेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, उसी तरीके से आपका सबसे पुराना जो है वो ऋग्वेद है। तो उसी तरीके से महाभारत को हिंदू धर्म का पंचम वेद माना जाता है। तो ये है महाभारत की कुछ विशेषताएं, ठीक है। छोटा छोटा पॉइंट में आपको पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करना है। जब भी एग्जाम में आए ये 2 नंबर का कुछ भी, तो ये विशेषताएं को आपको लिख देना है। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों वेद, इसको भी ये नोट कीजिएगा। वेद, वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? नॉलेज, ठीक है। वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मीनिंग होता है नॉलेज। यह प्राचीन भारत की पवित्र साहित्य है। वेद के प्रकार, वेद के 4 प्रकार होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। सबसे पुराना है ऋग्वेद। यह प्रथम वेद है। इसका मूल विषय ज्ञान ही है, ठीक है। यह प्रथम वेद है और इसका मूल विषय जो है वो ज्ञान ही है। इसमें विभिन्न देवताओं का वर्णन है। दूसरा यजुर्वेद, इसमें क्रिया और यज्ञ के लिए मंत्र वर्णित है, ठीक है। क्रिया और यज्ञ के लिए जो है इसमें मंत्र वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं वो जो है यहाँ पर वर्णित है, यानी कि दिया हुआ है। तीसरा आपका सामवेद, इसका मुख्य विषय उपासना है। सामवेद का मुख्य विषय क्या है? उपासना है। अर्थवेद का मतलब क्या है? तो इसमें गुण, धर्म, आरोग्य, उसके बाद के लिए मंत्र है, ठीक है। गुण के लिए, धर्म के लिए, आरोग्य के लिए, या आरोग्य या अयोग्य, चलिए जो भी है। तो इसमें अर्थवेद में जो है सभी चीज के लिए मंत्र है, ठीक है। तो मंत्र है दो वेद में, एक यजुर्वेद में भी एक अर्थवेद में, लेकिन इसमें क्रिया और यज्ञ के लिए मंत्र है और इसमें गुण और धर्म और आरोग्य के लिए, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग प्लीज ध्यान में रखिएगा। ये है वेद के प्रकार। और वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उसका मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देखिए महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। समालोचना का मतलब होता है विश्लेषण करना। क्या होता है? विश्लेषण करना, अच्छे तरीके से अध्ययन कर उसमें त्रुटियों यानी कि गलतियों में सुधार लाना, वो होता है समालोचना का मतलब, ठीक है। अब यहाँ पर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण यानी कि त्रुटियों का, यानी कि ये सब चीज का विश्लेषण जो है किसने किया वगैरह, इन सभी चीजों के बारे में लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए 1919 ईस्वी में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान जिसका नाम है बीएस सुखतांकर, क्या नाम था? बीएस, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, बीएस सुखतांकर ने एक परियोजना की शुरुआत की। इस परियोजना में बड़े बड़े विद्वानों ने महाभारत का समालोचनात्मक संस्कृत तैयार करने का जिम्मेदारी लिया, ठीक है। तो 1919 ईस्वी में सबसे प्रसिद्ध संस्कृत जिसका नाम क्या था? विद्वान बीएस सुखतांकर, यही जो है एक परियोजना की शुरुआत किया। और इस परियोजना में बड़े बड़े विद्वानों ने महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण यानी कि सुधार वगैरह, क्रिटिकल, समालोचनात्मक का मतलब क्रिटिकल भी होता है। तो महाभारत का जो सुधार वगैरह, त्रुटि, गलतियां पकड़ने में, गलतियां पकड़ के सुधार करने में ये जिम्मेदारी लिया, ठीक है। किसने लिया भाई? विद्वान बीएस सुखतांकर ने। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं समालोचनात्मक संस्कृत में की गई चरणबद्ध क्रियाएं, ठीक है। समालोचनात्मक संस्कृत में की गई चरणबद्ध क्रियाएं क्या है? सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले देश के अलग अलग स्थानों से
लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को इकट्ठा किया। ठीक है, सबसे पहला काम, यानी कि संस्कृत में जो ये चरण, ये जो महाभारत को एक जगह जमा कर रहा था, लिख रहा था संस्कृत में, ये क्या नाम था उसका भाई, उसका नाम और एक बार देख लीजिए, विद्वान बीएस सुक्तांकर। क्या है, विद्वान बीएस सुक्तांकर। तो ये क्या किया, सबसे पहला काम ये किया कि देश के अलग अलग स्थानों से लिपियों जो अलग अलग जगह पर लिखी गई थी उसको, महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को इकट्ठा किया। ठीक है, दूसरा काम किया, उन श्लोकों को इंगित यानी कि चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए, और उन सभी को यानी कि वैसा चीजों को लिया जो हर जगह कॉमन था, यानी कि वहां भी था यहाँ भी था, मतलब कि देश के पूरे देश में घुमा और जहां जहां मिला वो चीज, और वो चीज अगर 2-3 जगह से मिला तो उन्हीं चीजों को लिया। ठीक है, तो उन श्लोकों को इंगित किया, चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपि में पाए गए थे। श्लोकों का प्रकाशन जो है 13,000 पृष्ठों में पहले अनेक ग्रंथ फैले, ये लिखा हुआ। ठीक है, फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया, और श्लोकों का जो प्रकाशन है वो 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया। इस परियोजना को पूरा करने में 47 साल का समय लगा। वीवीआई ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ये जो महाभारत वगैरह का ये जो समालोचनात्मक संस्करण यानी कि त्रुटियां वगैरह निकाला, सुधार किया, तो इसमें 47 वर्ष, परियोजना में कितना समय लग गया, 47 वर्ष लग गया। और श्लोकों का प्रकाशन जो 13,000 पृष्ठ, इसको भी ध्यान में रखिएगा, 13,000 पृष्ठ में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया। तो इस सभी चीजों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग महाभारत का समालोचनात्मक संस्कृत के बारे में पढ़ रहे थे, विद्वान बीएस सुक्तांकर ने यह परियोजना निकाला था और उसमें 47 साल लगा, 13,000 पृष्ठ में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया। ठीक है, 13,000 प्रकाशन वगैरह सब कुछ किया था, और उन श्लोकों को इंगित किया लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे। ठीक है, और उन्हीं श्लोकों को इंगित किया, चयन किया, उसी को लिखा जो लगभग हर जगह कॉमन था। अब बात करते हैं महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण का परिमाण, काफी इंपॉर्टेंट है, परिणाम काफी ध्यान से देखेंगे। देखिए, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण के परिणाम के रूप में पूरे महाद्वीप में उत्तरी भाग, कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण तमिलनाडु और केरल तक के सभी पांडुलिपियों में समानता नजर आई। ठीक है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण में परिणाम के रूप में पूरे महाद्वीप, उत्तरी भाग, कश्मीर और नेपाल से लेकर के दक्षिण तमिलनाडु और केरल तक के सभी पांडुलिपियों में समानता नजर आई, यानी कि दक्षिण से सभी जगह, हर जगह एक ही पांडुलिपियों को, एक ही चीजों को, एक ही लिपि को जो है चयन किया गया। ठीक है, दूसरा है, कुछ शताब्दी के दौरान महाभारत के प्रेषण में हुए अनेक क्षेत्रीय प्रभेद अर्थात प्रकार, ठीक है, प्रभेद का मतलब क्या हो गया, प्रकार, क्षेत्रीय प्रकार उभर कर सामने आया। श्लोकों के प्रकाशन का 13,000 पृष्ठों में से आधे से भी ज्यादा पृष्ठ इनकी प्रभेदों का प्रमाण ब्यौरा देते हैं। ठीक है, ये जो 13,000 पृष्ठ लिखा था, तो इसमें आधे से भी ज्यादा पृष्ठ जो है इनकी प्रभेदों का प्रमाण देता है, ब्यौरा देता है। ठीक है, अब आगे देखिए, कालांतर में, यहाँ पर देखेंगे, कालांतर में विद्वानों ने पाली, प्राकृत और तमिल, ये सभी भाषा है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया भी पिछले चैप्टर में, तो ये हो गया आपका पाली, हो गया प्राकृत और एक हो गया तमिल, ग्रंथों के माध्यम से अनेक परंपराओं के बारे में जाना, और परिणाम के रूप में यह निकला कि आदर्श मूलक संस्कृत ग्रंथ आमतौर से आधिकारिक माने जाते थे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों परिवार तथा बंधुत्व। परिवार का मतलब तो समझ रहे हैं, बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया। अब ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको देखिए, समालोचनात्मक संस्कृत के बारे में जो है आपको डिटेल्स में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आप लोग कैसे करेंगे, जैसे कि सबसे पहले तो भाई समालोचनात्मक वगैरह बीएस सुक्तांकर के बारे में लिख देना है, उसके बाद लिख देना भाई चरण बताएं कैसे कैसे करके उसको जमा किया। ठीक है, उसके बाद आपको लिख देना है यहाँ पर थोड़ा सा कि कौन सा जगह से सेम मिला था, और 13,000 पृष्ठों में से आधे का ज्यादा पृष्ठ इनकी प्रभेदों, 5 नंबर में आपको इतना तो लिखना पड़ेगा, तभी मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं परिवार तथा बंधुत्व, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, परिवार क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। लोगों का समूह जिसमें लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांट कर प्रयोग करते हैं, परिवार कहलाता है। ठीक है, लोगों का समूह जिसमें लोग भोजन और अन्य संसाधनों को आपस में मिल बांट कर प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम लोग परिवार कहते हैं। परिवार रिश्ते रक्त संबंध माने जाते हैं। परिवार जो है वो रिक्त यानी कि खून का रिश्ता माना जाता है। ठीक है, कुछ समाजों में जैसे कुछ धर्म में चचेरे हो गया, मौसेरे हो गया, भाई बहन को भी खून का रिश्ता माना जाता है, लेकिन अन्य समाजों में ऐसा नहीं। ठीक है, तो कोई ऐसा भी समाज है जहां पर चचेरे और ममेरे को भी अपना खून का रिश्ता माना जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, बंधुत्व का सामान्य अर्थ होता है भाईचारा, यहाँ पर मैंने लिख दिया स्पेशली पॉइंट से, इसलिए कि आप लोग को समझ में आए बंधुत्व का मतलब क्या होता है, भाईचारा। ठीक है, इतिहासकार परिवार तथा बंधुत्व का अध्ययन कर लोगों के सोच विचार के बारे में अनुमान लगाते हैं, और ये सोच विचार लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया है। इतिहासकार का काम ही है वही सब करना, मतलब कि खोज करना, या फिर हो गया आपका किस तरीके से लोग पहले सोचते थे, किस तरीके से क्या करते थे। तो ये इतिहासकार जो है वो परिवार
ठीक है, परिवार और एक बंधुत्व यानी कि भाईचारा का अध्ययन कर लोगों के सोच विचार के बारे में अनुमान लगाते हैं और ये सोच विचार लोगों के क्रियाकलापों को भी प्रभावित होगा, ठीक है, प्रभावित किया होगा, ये ऐसा सोचते भी है। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का जो प्रयोग है वो परिवार के लिए होता है और जाति का जो है बाधवों, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्डेज, ठीक है, कि बड़े समूह के लिए होता है, बाधवों के बड़े समूह के लिए होता है जाति का प्रयोग। और संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का जो प्रयोग है वो सिर्फ परिवार के लिए होता है, जाति का बाधवों के बड़े समूह के लिए होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, नोट पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए पितृक वंशिकता काफी इंपॉर्टेंट है, ये परिवार का मतलब आपको समझ लीजिए 2 नंबर का पूछा जाता है, कोई कोई बोर्ड में 2 नंबर का, कोई कोई बोर्ड में ज्यादा भी पूछा जाएगा। जैसे कि बिहार बोर्ड का बात करें तो यहाँ पर 2 मार्क्स का, कोई कोई बोर्ड है जिसमें 3 मार्क्स का, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये सभी चीज को आपको लिखना पड़ेगा पूरा। अब बात करते हैं दोस्तों पितृक वंशिकता के बारे में। देखिए इसमें पिता की मृत्यु के बाद यानी कि पश्चात मतलब बाद, ठीक है, तो इनमें पिता की मृत्यु के पश्चात उनके संसाधनों और संपत्ति पर साथ ही साथ पिता अगर राजा था तो उनकी सिंहासन पर पुत्र का अधिकार हो जाता है, ठीक है। पितृक वंशिकता के बारे में लोग पढ़ रहे हैं, तो अगर पिता की मृत्यु हो जाए तो उसके बाद उसका जो संसाधन संपत्ति है ये सभी पर अधिकार किसका हो जाएगा, बेटा का हो जाएगा और पुत्र का हो जाएगा। और अगर उसका सिंहासन वगैरह राजा का बेटा था वो या फिर उसका पिताजी राजा था तो उसका सिंहासन जो है वो पुत्र का अधिकार हो जाएगा, ठीक है। अधिकतर राजवंश पितृक वंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे और अधिकतर राजवंश जो कि पितृक वंशिकता प्रणाली का अनुसरण करता था। पितृक वंशिक व्यवस्था में समाज में पुरुष को ज्यादा महत्व दिया जाता था और ये पितृक वंशिक जो मतलब व्यवस्था था, ये पितृक वंशिकता ऐसा जो नियम था, इसमें ज्यादा पुरुष को जो है ज्यादा महत्व दिया जाता था, इंपॉर्टेंस दिया जाता था, महिला को नहीं, ठीक है। पितृक वंशिकता का अर्थ है वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र फिर सिर पर पुत्र आदि से चलती रहे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, पौरपुत्र लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, पौरपुत्र। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि पितृक वंशिकता का मतलब यह हुआ कि वह वंश, वह परंपरा जो सबसे पहले पिता, उसके बाद उसका पुत्र, फिर पुत्र का पुत्र यानी कि परपुत्र, ठीक है, ये सिर नहीं लिखा हुआ, फिर ये परपुत्र लिखा हुआ, परपुत्र ऐसे करके परपुत्र ऐसे करके कुछ लिखा हुआ, यानी कि पहले बाप का बेटा उसी तरीके से चलते रहे, उसी को हम लोग पितृक वंशिकता कह सकते हैं। आप लोग डेफिनेशन में ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बेटा का बेटा सभी लोग राज करते हैं, उसी को हम लोग वंश बोलते हैं। और पिता का बेटा रहे, इस तरह करके रहे तो उसका पितृक वंशिकता, ठीक है। और वहीं पे अगर भाई का भाई हो जाता, वैसे हो जाता तो फिर वो पितृक वंशिकता बनेगा। यहाँ पर बेटा का चलना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं विवाह के नियम, शादी का नियम, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है, इस टॉपिक को ध्यान में रखिएगा आप लोग, काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। देखिए विवाह के नियम, शादी का नियम। विवाह के टोटल कितने प्रकार थे, 8 प्रकार थे। एक बार चेक कर लेते हैं वॉइस क्लियर आ रही कि नहीं, कभी कभी हो जाता है नहीं आती है। चलिए वॉइस जो है बहुत क्लियर है। देखिए विवाह के नियम, शादी का नियम। विवाह के टोटल 8 प्रकार थे। कितना प्रकार थे, 8 प्रकार थे। इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है। विवाह में कन्यादान को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। विवाह में कन्यादान को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। विवाह के 8 प्रकार है, तो उसमें से हम लोग 4 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका अंतर विवाह, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर मैरिज। इसमें क्या होता है, तो विवाह के इस नियम को परस्पर विवाह भी कहा जाता है। प्लीज जब भी आपको विवाह के नियम के बारे में पूछे तो 4-5 नंबर का क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आपको ये सभी चीज लिखना पड़ेगा। इसलिए आप लोग प्लीज यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए विवाह के टोटल 8 नियम होते हैं, ठीक है। और विवाह के जो कन्यादान को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। अब 8 प्रकार क्या क्या है, तो सबसे पहला है अंतर्विवाह। अब अंतर्विवाह किसे कहते हैं, इंटरमैरिज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। विवाह के इस नियम को परस्पर विवाह भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति अपने ही गोत्र, अर्थात अब ये गोत्र का मतलब क्या होता है हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। इसमें व्यक्ति अपने ही गोत्र अर्थात खानदान या वंशज या अपने ही जाति में विवाह करते हैं, ठीक है। तो अंतर्विवाह का मतलब क्या होगा, एक सिंपल सा मतलब में समझे तो भाई ये जो है अपनी ही जाति में विवाह करता है, ठीक है। इसी को हम लोग अंतर्विवाह बोलते हैं। अब बहिर्विवाह, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोगेमी, क्या होता है, इस प्रकार के विवाह को विजातीय विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, विजातीय विवाह। इसको बोलते थे परस्पर विवाह, ठीक है, और इसको बोलते हैं विजातीय विवाह। इसमें व्यक्ति अपने गोत्र, यानी गोत्र मतलब वंशज खानदान, ठीक है। गोत्र मतलब क्या हो गया, वंशज खानदान, इसका मतलब समझ में आ गया। तो इसमें व्यक्ति जो है वो अपने गोत्र यानी कि अपने वंशज में, अपने खानदान से बाहर विवाह करते हैं, ठीक है। बहिर्विवाह का मतलब ही है बाहर विवाह, अंतर्विवाह का मतलब है अंदर। तो गोत्र के अंदर यानी कि वंशज खानदान में ही शादी करते हैं, और बहिर्विवाह मतलब बाहर में, खानदान के बाहर, खानदान में नहीं, ठीक है। इस चीज को समझ में आ गया। अब एक है बहुपत्नी प्रथा, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए पॉलीगेमी, इसमें एक पुरुष के अनेक पत्नी होते हैं। बहुपत्नी प्रथा मतलब क्या, बहु मतलब ज्यादा, पत्नी मतलब पत्नी यानी कि वाइफ, ठीक है। तो बहुपत्नी प्रथा मतलब यहाँ पर इंग्लिश में उसको कहेंगे पॉलीगेमी। तो इसमें एक पुरुष के अनेक पत्नी होते हैं। यह प्रथा कई जातियों, धर्मों और जनजातियों में मान्य है, जबकि हिंदू धर्म में अमान्य है, ठीक है। तो हिंदू धर्म में जो है कोई भी मतलब कि 1 से ज्यादा शादी वगैरह करने का कोई नियम वगैरह नहीं है। वहीं पे अगर इस्लाम में जाएंगे तो शायद मैक्सिमम वहां पर 4 है, लेकिन अगर आप निभा सके तब, ठीक है। और भी बहुत सारे धर्म में अलग अलग है, मैं ये दो धर्म के बारे में जानता हूँ। तो बहुपत्नी प्रथा क्या हो जाता है, इसमें एक पुरुष की अनेक पत्नी होती है। यह प्रथा कई जातियों, धर्मों और जनजातियों में मान्य
मान्य है, लेकिन हिंदू धर्म में नहीं। ठीक है, अब वहीं पे बहुपति प्रथा के बारे में बात करेंगे। बहुपति प्रथा तो एक स्त्री के अनेक पति होने की पद्धति को बहुपति प्रथा कहते हैं, यानी कि एक स्त्री है जिसका अनेक पति है, इसी पद्धति को हम लोग बहुपति प्रथा कहते हैं। लेकिन मनुस्मृति में पहली, चौथी, पांचवी और छठी विवाह पद्धति का उल्लेख मिलता है। ठीक है, मनुस्मृति। तो बहुपति प्रथा का मतलब समझ में आ गया कि एक स्त्री के अनेक पति होने की पद्धति को बहुपति प्रथा कहते हैं। अब यहाँ ये चीज को ना दो तरह से डिफाइन करता है आदमी। अब बुक में तो दिया हुआ नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे क्या होता है, अगर पत्नी की अगर जैसे कि पति की अगर मृत्यु हो जाए तो पत्नी की दोबारा शादी हो गया, फिर मृत्यु है, फिर दोबारा शादी हो गया, तो यहाँ पर भी उसको बहुपत्नी प्रथा ही बोलेंगे। ठीक है, ये बहुपति प्रथा, सॉरी बहुपति प्रथा ही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो 3 शादी तो किया लेकिन तीनों पति रहा नहीं, पति सिर्फ एक ही रहा। लेकिन कोई कोई अगर इसमें होगा कि जिसमें बोलता है कि तीनों पति एक साथ में है, तो फिर वहां पर वो चीज ये है। लेकिन ये प्रथा पहले था, आपको सिर्फ प्रथा को ध्यान रखना है। तो बहुपति का मतलब एक पुरुष के बाद अनेक पत्नी हो, और बहुपति मतलब एक स्त्री के अनेक पति होने की पद्धति को बहुपति प्रथा कहते हैं। ये चीज को आपको समझ में आ गया। और मनुस्मृति में, ठीक है, मनुस्मृति के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो मनुस्मृति में पहली, चौथी, पांचवी और छठी विवाह पद्धति का उल्लेख मिलता है। ठीक है, किसका किसका, एक आपका पहली, एक चौथी, एक पांचवी, एक छठी विवाह पद्धति का जो है उल्लेख मिलता है। अब गोत्र का मतलब मैंने आपको बता दिया, वंशज, खानदान। तो प्रत्येक गोत्र एक वैदिक था। वैदिक मतलब समझ रहे हैं ना, वैदिक वेद वगैरह। ठीक है, तो प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सभी सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। ठीक है, तो प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था और उस गोत्र के सभी सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्र के 2 नियम महत्वपूर्ण है। गोत्र भी काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देंगे। गोत्र के 2 नियम बहुत महत्वपूर्ण थे। सबसे पहला नियम, इसमें स्त्री का गोत्र के बारे में उल्लेख है, स्त्री का खानदान के बारे में उल्लेख है। शादी के बाद स्त्रियों को अर्थात महिलाओं को अपने पति के गोत्र के नाम को अपनाना होता था और पिता के गोत्र के नाम को छोड़ना पड़ता था, जो अभी भी है। ठीक है, शादी अगर हो जाए, पहला नियम ये है कि अगर शादी हो जाए तो जो पत्नी होती थी वो अपने पिता का सभी का गोत्र छोड़ देते थे और अपना पति का गोत्र को, अपना पति का खानदान को, जैसे कि कोई अगर खान होता है तो खान लगा देता है। ठीक है, जैसे कोई भी आया, शादी हुआ तो खान लगा दिया, कोई होता, मतलब इस तरीके से होता है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि कोई अपना बाप का, मतलब कि अपना पिताजी को छोड़ करके, अपना पिताजी का खानदान गोत्र को छोड़ करके पति का गोत्र को अपनाना, इसी ये पहला नियम था अपना। गोत्र का 2 नियम में से एक पहला नियम वो था। उसके बाद दूसरा नियम था, ये गोत्र के व्यक्ति अपने गोत्र में, यानी कि एक गोत्र, एक खानदान के व्यक्ति अपने खानदान में अर्थात अपने आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। ये दूसरा नियम था। ठीक है, तो गोत्र का 2 नियम, तो भाई पहला नियम तो आपको समझ में आ गया। दूसरा नियम क्या है कि ये भाई अपने गोत्र में, यानी कि खानदान में आपस में विवाह वगैरह नहीं कर सकते थे। यही गोत्र का 2 नियम था। इसको भी प्लीज आप लोग दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए, सातवाहन राजाओं का पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ भागों पर शासन था। सातवाहन राजा काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, हम लोग ऑब्जेक्टिव भी इसमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप लोग प्लीज यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। देखिए, सातवाहन राजाओं का पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ भागों पर शासन था। इतिहासकारों ने सातवाहन राजाओं के कई अभिलेख प्राप्त की और उनके आधार पर पारिवारिक और वैवाहिक संबंधों, रिश्तों का एक खाका तैयार किया। ठीक है, तो सातवाहन राजाओं का जो पश्चिमी भारत में भी और दक्कन की कुछ भागों पर इसका शासन था, और इतिहासकारों सातवाहन राजाओं का जो कभी अभिलेख, कभी कई रिकॉर्ड प्राप्त किया है। ठीक है, जो कि उसके आधार पर पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों वगैरह के आधार पर तैयार किया गया है। सातवाहन राजा में बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे। ठीक है, और सातवाहन राजा में बहुपत्नी मतलब एक पति के 2-3 पत्नी, इस तरीके से बहुपत्नी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सातवाहन राजा में बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले लोग रहते थे। अब देखिए, माताएं का मतलब आप लोग तो समझ रहे हैं भाई, माता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए, सातवाहन राजा, और सातवाहन काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, सातवाहन के बारे में भी पूछा जाता है, इसलिए प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है सातवाहन, इसको प्लीज आप लोग दिमाग में रखेंगे। चलिए, कहाँ थे हम लोग, सातवाहन में थे, माताएं में थे। ठीक है, देखिए, माताएं, सातवाहन राजाओं को उनके मां के नाम से इंगित किया जाता था। इससे यह ज्ञात होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी। ठीक है, माताएं, सातवाहन राजाओं को उनके मां के नाम से इंगित किया जाता था। इससे यह ज्ञात होता है कि माताएं जो है बहुत महत्वपूर्ण थी। दूसरा पॉइंट आप लोग देखेंगे, दुर्योधन ने मां की सलाह नहीं मानी और युद्ध में हार गया था। इससे पता चलता है कि बेटा मां के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो एक चीज हम लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया कि माताएं भी महत्वपूर्ण थी और बेटा भी महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो दुर्योधन ने मां की सलाह नहीं मानी और युद्ध में हार गया था। इससे पता चलता है कि बेटा जो है मां के लिए महत्वपूर्ण था। अब देखिए, वर्ण व्यवस्था काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग प्लीज ध्यान में देखिएगा। देखिए, माताएं के बारे में आपको समझ में आ गया। आप वर्ण व्यवस्था, क्योंकि इसके बारे में पूछा भी गया, वर्ण व्यवस्था के बारे में। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, इस व्यवस्था के बारे में धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों, दोनों चीज है, एक धर्मसूत्र एक धर्मशास्त्रों में उल्लेख किया गया है। इस व्यवस्था में ब्राह्मणों को पहला दर्जा दिया गया है।
ब्राह्मण का मानना है कि वर्ण व्यवस्था एक दैवीय व्यवस्था थी। दैवीय मतलब देवी देवताओं का पूजा वगैरह करना। तो वर्ण व्यवस्था जो है इसके बारे में दोनों में दिया हुआ है, एक धर्मसूत्र में भी और एक धर्मशास्त्रों में भी व्याख्या उल्लेख किया गया है। और इसमें जो ब्राह्मणों को पहला दर्जा मिला, ठीक है। और ब्राह्मण का यही मानना है कि वर्ण व्यवस्था जो है एक दैवीय व्यवस्था है। अब देखिए, वर्ण व्यवस्था में 4 प्रकार के वर्ण का उल्लेख प्राप्त है और सबके जीविका यानी कि रोजगार काम भी बटा हुआ है। तो वर्ण व्यवस्था में टोटल 4 प्रकार के वर्ण है। एक तो ब्राह्मण वर्ग, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो वो पहला है, लेकिन 4 प्रकार के वर्ण है। और इसमें जो सभी वर्ण है उसके अलग अलग कार्य वगैरह है, अलग अलग जीविका है, अलग अलग रोजगार है, अलग अलग काम हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से है। अब बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहला है आपका ब्राह्मण। ब्राह्मण का क्या क्या काम है उसको देखते हैं। चारों वर्णों में ब्राह्मण को प्रथम अवस्था प्राप्त थे, ठीक है। चारों वर्णों में ब्राह्मण को जो है प्रथम अवस्था प्राप्त थे। इनके जीविका यानी कि काम, अर्थात काम में अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा करना। सबसे पहला काम क्या है, इसका काम क्या था भाई, सबसे पहला अध्ययन करना, दूसरा वेदों की शिक्षा प्राप्त करना, तीसरा है यज्ञ करना, यज्ञ वगैरह का जो पूजा करवाता है, चौथा है यज्ञ करवाना, पांचवा है दान देना तथा दान लेना आदि प्रमुख जीविका है ये ब्राह्मण का। दूसरा है क्षत्रिय। क्षत्रिय के बारे में हम लोग आगे और चल के पढ़ेंगे। क्षत्रिय का काम तथा क्षत्रिय का काम क्या था, इसका काम था भाई युद्ध लड़ना, ठीक है। इसका क्या काम था, एक युद्ध लड़ना, एक लोगों को सुरक्षा प्रदान करना। अब युद्ध लड़ेगा तो लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगा ही। और तीसरा फैसला करना, चौथा वेद पढ़ना, इसका भी काम था वेद पढ़ना। इसका तो काम था वेदों की शिक्षा, इसका काम है वेद पढ़ना, यानी कि इसका काम होगा वेदों को पढ़ाना और इसका काम है वेद पढ़ना, ठीक है। और यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना, तो इसका भी कुछ कॉमन काम था ब्राह्मण से, ठीक है। अब तीसरा है वैश्य। इस वर्ण के लोगों का काम कृषि, गौपालन, पशुपालन, व्यापार ये सभी था, ठीक है। एक कृषि हो गया, ठीक है, कृषि किसान, गौपालन हो गया और पशुपालन व्यापार आदि था, ये वैश्य का काम था। एक था शूद्र। शूद्र का काम क्या था, ये तीनों वर्णों की सेवा करते थे। ये जो शूद्र होते थे ये तीनों वर्णों के, यानी कि वैश्य के भी, क्षेत्रीय के भी, क्षत्रिय के भी या फिर ब्राह्मण के भी, ये तीनों का जो है सेवा करता था शूद्र। तो आपको समझ में आ गया, ये कुछ इस प्रकार का था। इस चीज को आप लोग वर्ण व्यवस्था को ध्यान में रखना होगा, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब वर्ण व्यवस्था के बारे में ब्राह्मण का तर्क, वर्ण व्यवस्था के बारे में जो ब्राह्मण का तर्क है वो अपना जो विचार देते हैं उसको समझते हैं। तो वर्ण व्यवस्था को लागू करने अर्थात इसका पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियां बनाई थी, ठीक है। वर्ण व्यवस्था के बारे में ब्राह्मण का तर्क यही है कि भाई वर्ण व्यवस्था को लागू करने, अच्छे तरीके से चलते रहे सुचारू रूप से, तो ये ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियां बनाई, जिसमें से पहला नीति था वर्ण व्यवस्था को दैवी व्यवस्था बताया। मतलब ये वर्ण व्यवस्था को दैवी व्यवस्था बताया, बोला कि देवी देवताओं का पूजा है, ये बहुत बड़ा मतलब कि सम्मान वगैरह है, यानी कि पुण्य मिलेगा, इस तरीके से लोगों को एक प्रकार का बताया गया। तो पहला नीति यही था कि वर्ण व्यवस्था को वो दैवीय व्यवस्था बताया। दूसरा नीति में ब्राह्मणों ने राजाओं को अपने शासन क्षेत्र में वर्ण व्यवस्था का पालन करवाने को कहा। और दूसरा नीति में ब्राह्मण ने क्या किया, राजाओं को जो है अपने शासन क्षेत्र में जहां पर वो शासन करते थे वहीं पे वर्ण व्यवस्था का पालन करवाने को कहा, ठीक है। तीसरा नीति क्या है भाई, तो तीसरा नीति में ब्राह्मणों ने लोगों को यह विश्वास दिलाने का पुरजोर प्रयास किया, कोशिश किया कि उनका प्रतिष्ठा सम्मान उनके जन्म दर पर आधारित है, ठीक है। तो तीसरा पॉलिसी में यह किया कि भाई मतलब कि ब्राह्मणों ने इस प्रकार प्रयास किया कि आप लोगों का जन्म अधिकार ही हम लोगों का सेवा करना, हम लोगों का सम्मान करना, ठीक है, जन्म पर आधारित है। इस तरीके से जो है कुछ इस प्रकार का ब्राह्मण का तर्क दे रहा था सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना इस चीज को, ठीक है, इस नीति को, इस मतलब कि ये जो व्यवस्था थी वर्ण व्यवस्था, इसको चलाने के लिए कुछ इस प्रकार का नीतियां अपनाई थी। अब देखिए अक्षत्रिय राजा, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया भाई। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण सभी चीज समझ में आ गया, सभी चीज आपको लिखना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत मजा भी आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और पहली बार जुड़े चैनल पे दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि देख ही रहे आपको यहाँ पर किस तरीके से तैयारी कराई जा रही है। और एक बार वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, जो भी आपके दोस्त है, साथी है, प्लीज टेलीग्राम, व्हाट्सएप में शेयर कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, बस आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, एक बार शेयर कर देना वीडियो को, ठीक है, शुरू में या फिर वीडियो खत्म होते समय आपको शेयर एक बार प्लीज कर देना है। चलिए, अब अक्षत्रिय राजा क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, बहुत से ग्रंथों शास्त्रों में लिखा गया है कि केवल क्षत्रिय ही राजा बन सकता है। बहुत से ग्रंथ में, शास्त्र में यह लिखा गया है कि केवल क्षत्रिय राजा ही बन सकता है, लेकिन कई राजवंशों का उदय अक्षत्रिय वर्णों से अर्थात वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण से हुआ है। ये हो गया अक्षत्रिय, यानी कि वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, ये हो गया आपका अक्षत्रिय, और जिसे क्षत्रिय राजा कहते हैं, ठीक है। तो बहुत से ग्रंथ जिसमें शास्त्रों में लिखा है भाई कि केवल क्षत्रिय राजा ही बन सकता है, लेकिन कई राजवंशों का उदय जो है वो अक्षत्रिय वर्णों से अर्थात वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण से हुआ है, इसीलिए हम लोग क्षत्रिय राजा बोलते हैं, ठीक है। अब वर्ण व्यवस्था के बारे में त्रुटियां यानी कि भ्रम, ये वर्ण व्यवस्था के बारे में जो लोगों को त्रुटियां थी, जो भ्रम थी, वो क्या थी, इस चीज को हम लोग समझते हैं। आपको अक्षत्रिय राजा का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे। देखिए, सातवाहन राजा खुद को ब्राह्मण वर्ण के बताते थे। सातवाहन जो राजा थे वो
वो खुद को क्या बताते थे, ब्राह्मण वर्ण के बताते थे। जबकि वर्ण व्यवस्था के अनुसार राजा होने के लिए क्षत्रिय होना चाहिए, जबकि यहाँ पर राजा होने के लिए क्या होना चाहिए, उसको क्षत्रिय होना चाहिए। लेकिन क्या था, वो यहाँ पर अपने आप को ब्राह्मण बताता था। ठीक है, ब्राह्मण में क्या, ब्राह्मण हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, ये सभी अक्षत्रिय में आता है, ये सभी अक्षत्रिय में आता है। लेकिन राजा बनने के लिए उसको कौन सा राजा, उसको राजा बनने के लिए क्षत्रिय बनना जरूरी होगा। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था के बारे में त्रुटिया भ्रम यही था सबसे पहला कि सातवां राजा खुद को ब्राह्मण वर्ण के बताते थे, जबकि वर्ण व्यवस्था के अनुसार राजा होने के लिए क्षत्रिय होना चाहिए। ठीक है, अब आगे दूसरा पॉइंट पर बात करेंगे। मौर्य वंश का उद्भव भी एक गर्मजोशी का मुद्दा है। मौर्य वंश का जो उद्भव है वो एक क्या है, गर्मजोशी का मुद्दा है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मौर्य वंश का उद्भव यानी कि क्षत्रिय वर्ण हुआ है, जबकि ब्राह्मण शास्त्री ने इसे निम्न कुल के बताते हैं। ठीक है, तो मौर्य वंश का जो उद्भव है वो क्षत्रिय वर्ण से हुआ है। ये कौन कह रहे हैं, ये ब्राह्मण, ये बौद्ध ग्रंथ कह रहे हैं। ठीक है, जबकि ब्राह्मण शास्त्री जो है ये इसे निम्न कुल के बताते हैं। तीसरा है, मौर्यों के उत्तराधिकारी शुंग और कण्व ब्राह्मण थे। ठीक है, और मौर्यों का जो उत्तराधिकारी था एक शुंग और एक कण्व, ये क्या थे, ब्राह्मण थे। तो कुछ इस प्रकार का जो है त्रुटियां वगैरह पाया गया। आप लोग तीनों पॉइंट को देख लिए। अब आगे बात करते हैं जाति के बारे में, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देंगे। देखिए, ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह, जैसे कि हम लोगों ने वर्ण के बारे में पढ़ा, तो उसी तरीके से जाति भी जो है वो जन्म पर ही आधारित थी। जन्म से ही उसका जाति वगैरह डिसाइड कर दिया जाता था, हो जाता था डिसाइड। ठीक है, जातियों की संख्या सीमित नहीं होती है, परंतु वर्ण जो है वो 4 ही है। जाति तो ये सीमित नहीं है, लेकिन वर्ण वो टोटल कितना है, 4 ही है। ठीक है, मध्य प्रदेश के मंदसौर से मिला अभिलेख, यानी कि मिला एक रिकॉर्ड में, एक अभिलेख में रेशम के बुनकरों के शरीर का उल्लेख मिलता है, जो मूलतः लाट गुजरात के रहने वाले थे और वहां से मंदसौर चले गए थे, जिसे उस समय दशपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के मंदसौर से मिला अभिलेख में रेशम के बुनकरों के शरीर का उल्लेख मिलता है, जो मूलतः लाट के रहने वाले थे और वह वहां से मंदसौर चले गए थे, जिसे उस समय दशपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, एकीकरण अर्थात चारों वर्ण, ये चीज आपको समझ में आ गया जाति के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं एकीकरण अर्थात चारों वर्णों का एकीकरण के परे अधीनता। ये जो 4 वर्ण थे, जाति का तो कुछ पता नहीं कितना था, लेकिन वर्ण वो टोटल 4 थे। तो इसका जो एकीकरण यानी कि चारों वर्णों का जो एकीकरण के परे अधीनता है, उस चीज को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखिए, चारों वर्णों का एकीकरण करने में ब्राह्मण की भूमिका काफी थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि ब्राह्मणों ने समाज के कुछ लोगों अब अस्पृश्य, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, अनटचेबल घोषित कर दिया। मतलब अछूए बोलता है ना, ये मतलब वो एक वर्ड होता है, जैसे इसको छूओगे तो तुम ये हो जाओगे। जैसे इनके अनुसार कर्म 2 तरह के होते थे, एक पवित्र एक दूषित कर्म। ठीक है, तो ब्राह्मण जो थे वो चारों वर्णों का एकीकरण करने में बहुत भूमिका निभाया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि ब्राह्मणों ने समाज के कुछ लोगों को अस्पृश्य बोला। अस्पृश्य मतलब अनटचेबल, इसको छूओगे तो तुम भी इसी प्रकार हो जाओगे, यानी कि तुम मतलब कि एक प्रकार का नापाक हो जाओगे, इसे बोलते हैं कुछ वर्ड में, उसको कुछ ऐसे बोलते हैं, आप लोग समझ जाइए। तो इनके अनुसार कर्म जो है वो 2 तरह के होते थे, पवित्र और दूषित कर्म। पवित्र कर्म जैसे वेदों का अध्ययन, याग, ये ब्राह्मणों का कहना है। ठीक है, पवित्र और दूषित 2 कर्म होते थे। तो पवित्र कर्म में आ गया आपका क्या भाई, वेदों का अध्ययन, यज्ञ करना, पूजा वगैरह करना। और दूषित कर्म जैसे कि शवों को उठाना। शवों को उठाना मतलब क्या, इसके बारे में भी हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। शव मतलब होता है मृत्यु, जो मतलब मृतकों की जो ये होता है, मृतकों की यानी कि जो आदमी मर जाता है तो उसी का जो बॉडी होता है, ठीक है, उसी को हम लोग शवों को उठाना बोलते हैं। और चमड़े से संबंधित काम, चमड़े से संबंधित काम मतलब जैसे कि किसी को अगर उसको कुछ ऐसे बोलते हैं, चमड़े से संबंधित काम, चमड़ा वगैरह लेकर के काम करता है, तो इन लोगों को दूषित कर्म बोला जाता है। ठीक है, चमड़ा किसका होता है भाई, अब अगर सिंपल लैंग्वेज में करेंगे तो जिसका बलि देता है, ठीक है, जिसका कुर्बानी बोलते हैं, बलि बोलते हैं, जिसका बलि देता है तो उसी का तो चमड़ा बनता है। तो चमड़ों से संबंधित काम हो गया, एक शवों को उठाना, एक मृतकों को उठाना, जो मर जाते थे, जो निधन हो जाते थे, उसको उठाना। ये दोनों काम को जो है दूषित कर्म माना जाता है। और पवित्र काम को क्या माना जाता है, वेदों का अध्ययन और यज्ञ को। ठीक है, तो इस चीज को समझेंगे, ये ब्राह्मणों के अनुसार था। और कुछ लोगों को जो संस्कृत भाषा नहीं जानते थे, उन्हें मलेच्छर कहकर है की दृष्टि से, गलत दृष्टि से उसको देखा जाता था। ठीक है, तो जिसको संस्कृत भाषा नहीं आता था उसको क्या मलेच्छर कहकर है की दृष्टि से देखा जाता था। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का वहां पर थी। अब यहाँ पर बात करते हैं इस टॉपिक का, चारों वर्णों के संघर्ष और अधीनता। काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग ध्यान में देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, चारों वर्णों के संघर्ष और अधीनता। ब्राह्मण वर्ण ने समाज के कुछ लोगों को अस्पृश्य घोषित कर दिया। ठीक है, अनटचेबल घोषित कर दिया, यानी कि जिसको छूना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि समाज में साफ सफाई करने वाले लोगों को समाज से बाहर रहने को कहा गया। तो ब्राह्मण जो है वो सबसे पहले तो भाई कुछ लोगों को अस्पृश्य कह दिया, जैसे कि शवों को जो उठाता था, जो चमड़े वगैरह निकालता था वगैरह करता था, उसको क्या बोल दिया, अस्पृश्य, इसको मत छुओ। ठीक है, और समाज में साफ सफाई जो करते थे उन लोगों को समाज से बाहर रहने को कहा गया। ऐसी स्थिति में वर्णों के बीच संघर्ष का माहौल बन गया, और इसी स्थिति में वर्णों के बीच संघर्ष का माहौल बन गया और पवित्रता के नाम पर लोगों को बांटने लगा। ठीक है, शव मतलब होता है डेड बॉडी, क्या होता है वो डेड बॉडी, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसकी अंत्योष्टि और मृत पशुओं को छूने वालों को
चंडाल कहा जाता है। ये क्या है? चंडाल। तो क्या चंडाल कहा जाता है? जो शवों को हो गया, जो मूर्त पशुओं ये सब चीज को जो छूता है उसको क्या बोलते हैं? चंडाल बोलते हैं। और चंडालों को देखना भी अपवित्रता मानते थे ब्राह्मण, ठीक है। और उसको देखना भी इसको अपवित्र मानते थे। कौन मानते थे? ब्राह्मण मानते थे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मनुस्मृति के बारे में लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये पार्ट 1 इसको रहने देते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपका पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 आएगा, कल ही पार्ट 2 आपका आ जाएगा, जिसमें आपका जो है मनुस्मृति के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। और थोड़ा सा चैप्टर आपका रह गया, बस थोड़ा सा, ये 2-3-4 पेज और इंपॉर्टेंट है, घटनाक्रम वगैरह के बारे में दिया हुआ है, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इस वीडियो का यानी कि इस चैप्टर का, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, इसका जो क्वेश्चन आंसर का लिंक है, यानी कि एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दोनों का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे यहीं पे मिल जाएगा, नीचे में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप प्लेलिस्ट से जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन मिल जाएगा, वो भी आपको कर लेना है, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जितना भी आप लोग को पढ़ाना है आप लोग पढ़िए, बहुत मजे से पढ़िए। नवंबर से पहले हम लोग सिलेबस बहुत जल्द खत्म करने वाले हैं। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।